तो दोस्तों देखिए एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके एसएससी रेलवेज बैंक सीटेट यूपी पुलिस कांस्टेबल बीएड आरपीएफ और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम होते हैं या फिर एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। ये पार्ट 83 है, इससे पहले पार्ट 82 बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे या फिर चैनल पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे सारी वीडियो देखने को मिलेंगी और हर वीडियो दोस्तों अपने आप में बहुत ही शानदार होगी क्योंकि उन सभी वीडियो में इसी टाइप के ही क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि आपकी इन सारे एग्जाम में रिपीट किए गए हैं या उसी टाइप के ही क्वेश्चन इन एग्जाम में पूछता है। तो जा करके उनको भी वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए देरी न कर तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन काउंटिंग फिगर से रिलेटेड है। क्या कह रहा है कि निम्न चित्र में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करो। ये जो त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए फिगर दिख रहा है बहुत जटिल दिख रहा है और मैं कहूँ कि मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप जो है कुछ ही पल में कुछ ही सेकेंडों में इसका मान निकाल लेंगे। क्या है वो तरीका, चलिए जानते हैं। जो कि यूट्यूब पर वायरल तरीका है, बस थोड़ा सा फिगर को क्या है कई ठोस में कंबाइन करके जटिल बना दिया जिससे मुश्किल लग रहा है। बट यहाँ पर सीखिए थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप। जैसे इस तरीके का अगर फिगर है और इसमें इस तरीके से लाइन ड्रा है तो दोस्तों ये यूट्यूब पर हर जगह मिलेगा। आपको भी पता है कि इसमें नंबरिंग कर लेंगे 1 2 और इन दोनों को जोड़ लेंगे, इसमें 3 त्रिभुज हो गए। इसी तरीके से जब ये इनमें लाइनों की संख्या बढ़ती जाएगी, जैसे यहाँ पर ऐसे बढ़ गई फिर ऐसे बढ़ गई फिर ऐसे बढ़ गई, तो क्या करेंगे सब में नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और जोड़ लेंगे 5 4 9 3 12 2 14 15, कितने 15 त्रिभुज हो गए। इस तरीके से लाइनें बढ़ती जाएंगी जोड़ते जाएंगे। तो सेम यही काम इस फिगर में करना है। आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आधार मानेंगे। किसको, इसको आधार मानेंगे तो हमें एक ये त्रिभुज मिलेगा और इस त्रिभुज में इस तरीके से ये लाइनें ड्रा है उसमें हम नंबरिंग करेंगे। ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइनें हो गई, 7 तक नंबर आया है। अब सबको जोड़ लीजिए। 7 6 13 13 5 18 18 4 22 22 3 25, अब 25 से 3 28, यानी इसमें कितने हो गए 28 त्रिभुज हो गए। क्लियर, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आधार मानेंगे और आपको जो है थोड़ा कलर मैं चेंज करूँ ताकि आपको समझ में आए। ये आपका त्रिभुज बनता हुआ दिखेगा। अब इस त्रिभुज में नंबरिंग करेंगे तो ये आपका देखिए खाना दिख रहा है 1 2 3 4 5, 5 है, सबको जोड़ लीजिए 5 4 9 3 12 2 14 15, यानी कि इसमें 15 त्रिभुज हो गए। अब नेक्स्ट में देखिए इसको हम आधार मानेंगे तो ये आपका त्रिभुज बनता हुआ दिखेगा ये वाला। अब इसमें भी देखिए नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 3 ही तक है इसमें, तो 3 2 5 1 6, इसमें हो गए त्रिभुज की संख्या 6। अब यहाँ पर एक तो बचा हुआ है लास्ट वाला ये, तो इसमें 1 हो गए, इसमें 1 जोड़ लेंगे। टोटल सब जोड़ लेते हैं 8 5 13, 13 और 7 दोस्तों हो गया 20, 20 2 1 3 2 5, कितना हो गया 50 त्रिभुज हो गया। यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। मजा आएगी नहीं आई। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है निम्न चित्र में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर मिस प्रिंट है, ये त्रिभुज की संख्या नहीं होगी क्योंकि इसमें कई त्रिभुज दिखाई नहीं दे रहा है। त्रिभुज की संख्या कहाँ से निकालेंगे, ये वर्ग की संख्या है। ठीक है, मिस प्रिंट है। कह रहा है निम्न चित्र में वर्ग की संख्या ज्ञात करो। कैसे निकालेंगे, देखिए ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको भी खाली सिर्फ जो है इसको कंबाइन करके जटिल बना दिया, वरना कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी यूट्यूब पर वायरल दिखेगा। थोड़ा सा उसी को जटिल टाइप बना दी। जैसे इस तरीके का एक वर्ग है तो आप कहेंगे एक वर्ग है, इसी में सिर्फ प्लस बना दे इस तरीके से तो कितना वर्ग हो जाएगा 5 वर्ग। ये अपने दिमाग में छाप लीजिए, इसको बहुत जगह इसका यूज होता है। 5 वर्ग इसमें आप कहेंगे कैसे, देखिए छोटा छोटा वाला 1 2 3 4 छोटा वाला और ये जो बड़ा वाला है ये 5 हो गए और कुछ नहीं करना है इसमें, बस हो गया आपका काम। आपका काम हो गया। अब चलिए इस फिगर में देखिए ये आपका एक है, इसमें 5, इसी तरीके से ये आपका एक है, इसमें भी 5, ये आपका एक है, इसमें भी 5, ये आपका एक है, इसमें भी 5, ये आपका एक है, इसमें भी 5 और ये नीचे वाला 5। तो आप कहेंगे कि ठीक है 5 5 आप कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो कन्फ्यूज़न है इसमें, कुछ तो दिक्कत है, क्योंकि ये जो आपका वर्ग है ये दोनों में काउंट हो रहा है। ये जो वर्ग है ये दोनों में काउंट है, ये भी वर्ग और ये भी वर्ग मिलने की वजह से इस वाले वर्ग में भी काउंट हो जा रहा है और नीचे वाले वर्ग में भी काउंट हो जा रहा है, यानी और रिपीट हो जा रहा है 2 बार। तो कैट काउंट 2 बार हो रहा है, 1 2 3 4 5 ऐसा है वर्ग जो कि 2 बार काउंट हो रहा है। तो क्या करेंगे, पहले इनको जोड़ लीजिए 5 5 10 15 5 20 5 25 5 30, 30 तो है। तो वैसे अगर रिपीट ना होता तो 30 तो वर्ग होता, लेकिन जो ये 5 रिपीट हो रहा है उसी को हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 25। ये आपका लास्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों हर क्वेश्चन मज़ेदार होने वाला है। यहाँ पर जो है मिसिंग संख्या निकालनी है। कह रहा है कि यहाँ पे संख्या कौन सी होगी। तो जब भी देखिए इसमें कन्फ्यूज़न होती है, वर्ग वाले में जो इस टाइप का फिगर दिया रहता है वर्ग आयत के रूप में खाना बना करके, उसमें कन्फ्यूज़न होती है। क्यों,
पजल नाम ही दे दिया है, पजल कन्फ्यूज़न वाली चीज़ ही है। इसमें सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न ये होती है, जो कि हम लोगों को भी हो जाती है, कि हम ऐसे लॉजिक को ढूंढें, यानी कि रो में लॉजिक को ढूंढें या कॉलम में लॉजिक को ढूंढें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है। उसका सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले आप देखिए बड़ी संख्या किधर है। आप कहेंगे कि बड़ी संख्या इधर है, नीचे की साइड में। तो हमेशा जब नीचे की साइड में बड़ी संख्या है तो कॉलम में ही ढूंढेंगे। अगर संख्या बड़ी वाली इस साइड होती तो क्या करते, रो में ढूंढते। ये एक तरीका है जो कि हर फिगर में ये फॉलो नहीं होता, बट कुछ कुछ जगह पे ये ट्राई करेंगे तो तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें तो यही काम करना है, क्योंकि बड़ी संख्या देखिए उधर ट्राई कर लीजिए। चलिए तो कॉलम बाई कॉलम देखते हैं इस तरीके से कि 7 और 3 से कैसे 28 बना, 9 8 से कैसे 81 बना, उसी तरीके से 5 और ये से 50 बना होगा। तो चलिए 7 का देखिए, 7 और 3 को जोड़ने पर तो 28 आएगा नहीं, गुणाई करने पर आ सकता है। 7 3 21 आएगा। कितना कम हो रहा है, आप कहेंगे 7 कम हो रहा है। अगर इसमें और 7 जोड़ देंगे तो 28 आपका आ जाएगा। चलिए ठीक है। इसी तरीके से 9 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और 72 में कितना जोड़ देंगे, 81 आ जाएगा। आप कहेंगे 9 जोड़ दीजिए, 81 आ जाएगा। तो हो क्या रहा है, देखिए इन दोनों का आपस में गुणा किया गया और ये पहले वाले को ले जाकर के जोड़ा गया है। इन दोनों का आपस में गुणा किया गया और पहले वाले को ले जाकर के जोड़ा गया। सेम काम यहाँ पर भी यही करना है। ये मिसिंग संख्या की जगह हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5 का x में गुणा करेंगे, यानी 5x प्लस फिर इस 5 को ले जाकर के यहाँ पे जोड़ेंगे और यही आपका आंसर आएगा 50। अब x की वैल्यू निकाल देनी और कुछ करना नहीं है, यानी 5x बराबर 5 को उधर ले जाएंगे, घट जाएगा तो हो जाएगा 50 में से 5 घटेगा 45। और x बराबर 5 गुणे में तो 45 के बटे में 5 आ जाएगा, 5 9 45, यानी x की वैल्यू आ गई। यहाँ पर मिसिंग संख्या हमारी 9 मिल चुकी है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है रिक्वेस्ट का संबंध जैसे H2R252 TU है तो एसिड का बराबर क्या होगा। यानी कहने का मतलब किसी सांकेतिक भाषा में रिक्वेस्ट बराबर ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में एसिड बराबर क्या लिखा जाएगा। पहले तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिक्वेस्ट है। चलिए ठीक है, इसमें अल्फ़ाबेट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अल्फ़ाबेट है। और उसके बदले बन क्या रहा है, H2R52TU। तो यहाँ पर अगर सिर्फ अल्फ़ाबेट बनता तो समझ में आता है। यहाँ पर देखिए नंबर है, यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर नंबर, 3 नंबर बन रहा है, ये बड़ा मैटर है। तो देखिए एक चीज़ और आपको बता दूँ कि कुछ चीज़ें आपको याद करनी है। क्या याद करनी है, A to Z सीरियल वाइज 1 से लेकर के 26 तक जो नंबर होते हैं वो याद करनी है। और इनके उल्टा क्रम, A का Z होता है, B का Y होता है, C का X होता है, ये उल्टे क्रम वाले भी याद करने। 2 चीज़ें याद करेंगे, आपके 2 क्वेश्चन आसानी से निपट जाएंगे। वरना फिर उंगली पे गिनेंगे, रफ पर लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगी और आंसर भी गलत हो सकता है। याद रहेगा, फटाफट होगा। कैसे, ऐसे होगा। देखिए यहाँ पर R की जगह S लिखा है, E की जगह 2, E की जगह Q की जगह R, U की जगह 5, E की जगह 2, S की जगह T की जगह U, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि दोस्तों यहाँ पर तो समझ में आ रहा है कि R की जगह S लिखा है, लेकिन E की जगह 2 लिखा है, ये समझ में नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि E अगर देखें उसमें अल्फ़ाबेट में तो 5वें स्थान पर आता है, ठीक। U की जगह 5 लिखा, ये भी नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि U होता है 22वें स्थान पर। अगर इनका उल्टा भी निकालते हैं, जैसे E का अपोजिट क्रम वाला जो होता है, जैसे 26 में से 5 को घटाएंगे आपका 21 होगा, तो ये 22वां होता है, 22वीं पोजीशन पे आता है U, यानी E का अपोजिट U होता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों 2 दिया हुआ है, यानी 22 होना चाहिए। अगर उल्टा भी क्रम होता तो 22 लिखा होता। ऐसे U 22 होता है, अगर इसका उल्टा क्रम लिखा होता तो यहाँ पर 5 लिखा होता है, जो कि लिखा है। चलिए ये तो मान लेते हैं 5 लिखा है, लेकिन E की जगह तो नहीं लिखा है ना, तो ये ट्रिक नहीं लगेगी, ये ट्रिक नहीं लगेगी। तो फिर करेंगे क्या, देखिए अब समझिए इस बात, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना है। R की जगह S है, ये तो समझ में आ रहा है, R से एक आगे S होता है। Q की जगह R है, ये भी समझ में आता है, Q के बाद R आता है। और S के बाद T आता है, ये भी समझ में आ रहा है, T के बाद U आता है। ये तो समझ में आ रहा है जो अल्फ़ाबेट दिया हो कि एक आगे वाला क्रम लिख दिया गया है, जो अल्फ़ाबेट सीरियल वाइज एक आगे वाला। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या किया गया, A-E-I-O-U, ये क्या चीज़ है, आप कहेंगे वावेल है। तो वावेल की अलग से नंबरिंग की गई है, जैसे A का 1, E दूसरे स्थान पर, वावेल का स्थान है A पहले स्थान पर, E दूसरे स्थान पर, I तीसरे स्थान पर, O चौथे स्थान पर, U 5वें स्थान पर। ये वावेल का स्थान है, ठीक है। तो इस वावेल वाले स्थान को ही यहाँ पे यूज़ किया गया। देखिए E की जगह 2 लिखा गया तो वावेल में E दूसरे स्थान पर आता है। ऐसे U की जगह 5 लिखा गया, वावेल में U 5वें स्थान पर आता है। E की जगह 2 लिखा गया, E दूसरे स्थान पर आता है। और बाकी जो है R के बाद S आता है, लिख दिया गया, Q के बाद R आता है, सीरियल वाइज जो चल रहा है, R के बाद S, Q के बाद R, S के बाद T के बाद U। बस यही काम हमें एसिड में करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे एसिड है,
हमें करना है वाविल की जगह तो नंबर लिखना है, बाकी जो कॉन्सोनेंट है उसका आगे वाला लिख देना है। जैसे ए वाविल है, वाविल ए पहले स्थान पर आता है, एक लिख देना है। सी आपका क्या कॉन्सोनेंट है, तो इसका अगले पैटर्न वाला ना सी के बाद क्या आता है, डी आता है, डी लिख देना है। फिर आई क्या है, वाविल है, आई तीसरे स्थान पर आता है तो 3 लिख देना है। और डी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसके एक आगे वाला यानी डी के आगे वाला क्या है, ई लिख देना है। बस हो गया आपका आंसर इसी ट्रिक से। समझ में आ गई मेरी बात? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। थोड़ा सा इसमें टाइम लग गई समझाने में, क्योंकि इसी टाइप का ही ये क्वेश्चन था, वरना सॉल्व नहीं होता। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है जिस तरीके से आग से धुआं निकलता है वैसे ही यहाँ पर ऐसा जोड़ा ढूंढना है कि जो कि पहले में से दूसरा निकले। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए, बहुत ईजी है। बच्चे से स्कूल निकलता है, गलत। स्कूल से बच्चे निकलता तो पहले स्कूल दिया होता, बाद में बच्चे दिया होता तो कुछ समझ में आती बात। बादल से वर्षा निकलती है, बिल्कुल सही बात है। चंद्रमा से आकाश निकलता है, बिल्कुल गलत बात है। आकाश में से चंद्रमा निकलता है तो बात समझ में आती है, यानी आकाश पहले दिया होता है तो समझ जूता से पालिश, ये तो वैसे ही गलत है। यानी सिर्फ बादल से वर्षा निकलती है, वही हमें ढूंढना था, जो क्या है पहले में से दूसरा निकले। बादल में से वर्षा निकलती है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। यही जोड़ा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला का ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि बाएं से 19वें अक्षर तथा दाएं से 22वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होता है। क्या कह रहा है, बाएं से 19वां अक्षर, दाएं से 22वां अक्षर। अब यहाँ पर दाया बायां का कंफ्यूजन, जैसे ए टू जेड लिख दें, ए बी और वाई जेड, ठीक है। जो आपका दाया है उसको दाया मानिए, ठीक। जो जिधर आपका बाया उधर बाया मानिए, ताकि कई कंफ्यूजन ना हो। तो पहले कह रहा है कि बाएं से 19वां अक्षर, इधर बाएं से जब 19वें अक्षर पर जाएंगे तो आप जानते हैं एस होता है 19वें अक्षर पे। क्लियर है इस बात को, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर कह रहा है कि अक्षर तथा दाएं से 22वां अक्षर, यानी जेड की तरफ से 22वें अक्षर पर अगर हम आते हैं तो कहाँ आएंगे। आप कहेंगे कि जेड होता है 26वें स्थान पर, 22 घटाएंगे तो आएगा 4, यानी डी पर आ जाएंगे। बिल्कुल गलत बात है। जब उल्टी दिशा से अक्षर की बात करें तो हमें क्या करना है, 26 में से तो घटाना है 22 को, बात सही है, लेकिन इसमें +1 कर देना। जब उल्टी साइड से बात करें तो क्या हो जाएगा, 5 आएगा, न कि 4। तो यहाँ पर 5वें स्थान पर आ जाएंगे, जो कि आपका ये होता है। बात बराबर, यानी कि बाएं साइड से 19वां अक्षर एस और जो है दाएं साइड से 22वां अक्षर ई, तो इनके बीच में कह रहा है कि कौन सा अक्षर होगा, एस और ई के बीच में कौन सा अक्षर होगा। हमें कुछ लिखना ही करना नहीं है, ट्रिक जानी है। लिखेंगे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगी। तो हम जैसे माध्य निकालते हैं वैसे ही माध्य निकाल लेना है, यानी ई का स्थान 5 है और एस का स्थान 19 है, इन्हीं के मध्य कह रहा है, तो माध्य निकाल लेंगे। 2 से भाग दे देंगे, 2 संख्या है तो 19 5 24 बटे में 2, यानी आ जाएगा 12। और 12वें स्थान पर दोस्तों होता है एल, यही इन दोनों के मध्य आएगा। ऑप्शन यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। अब इनको सीरियल क्रम में लिखना है। पहले देखिए क्या दिया हुआ, तना दिया हुआ, फूल है, जड़ है, पत्तियां, फल है। तो फटाफट कीजिए दोस्तों। स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की तरफ हमें बढ़ना है, यानी नीचे से समझिए ऊपर की तरफ जाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, जड़ आएगी 3 नंबर, जड़ के बाद तना बनता है 1 नंबर, और उसके बाद तने के बाद क्या बनता है, पत्तियां हैं 4 नंबर, पत्तियों के बाद फूल लगता है उसमें 2 नंबर, और उसके बाद लास्ट में फल बन जाता है 5 नंबर। समझ में आ गई मेरी बात? इसमें कई तरीके का क्वेश्चन होता है। एक ऐसा होता है कि घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में सजाना रहता है। कुछ ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग से, जैसे ये लिखे स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट की तरफ होते हैं। बहुत तरीके के, यानी कि आपके दैनिक जीवन में जो चीज़ें घटती हैं उन पर भी क्वेश्चन दे देता है। तो हर टाइप के क्वेश्चन मैंने वीडियो में कराए हुए हैं, जा करके वॉच करेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 3 1 4 2 5, 3 1 4 2 5, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सीरीज का क्वेश्चन, यहाँ पर कह रहा है कि मिसिंग संख्या क्या होगी। हमें करना क्या है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं। 3 4 12 45 मिसिंग और 1005। अगर ऐसे देखें जैसे 3 से 4 बन रहा है, +1 हो रहा है, 4 से 12 हो रहा है, +8 हो रहा है, उसके बाद 45 हो जा रहा है, कोई सीरीज नहीं बनेगी, कोई पैटर्न नहीं समझ में आएगा। तो फिर करेंगे क्या, थोड़ा सा अलग हट करके सोचेंगे। अलग हट करके ये सोचना है 3 से 4 और कैसे बना सकते हैं। आप कहेंगे 3 में अगर हम 1 का गुणा करके और 1 जोड़ दें तो 4 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे 4 में अगर हम 2 का गुणा करके 2 जोड़ें तो 4 दूना के 8, 2 10 होगा, 12 तो होगा नहीं। अगर स्क्वायर इस बाद वाले को कर दें तो 3 1 3 जो है +1 स्क्वायर करेंगे तब भी जो है आपका 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न, अब 4 में 2 का गुणा करिए 8 हो गया, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, तो 8 4 12, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न आ गया। अब 12 में क्या करेंगे, जैसे 1 का गुणा किए, 2 का गुणा किए, तो अब इसमें 3 का गुणा करेंगे और 3 का स्क्वायर इसमें जोड़ेंगे, +3 का स्क्वायर करेंगे,
तो 12 3 36 हो गया और 3 3 के 9, 9 36 9 45, बिल्कुल आ गया 45। अब क्या करेंगे, 45 में 3 का गुणा किए तो ऐसे देखिए एक सीरियल क्रम में बढ़ रहे हैं। एक का गुणा किए, एक का स्क्वायर जोड़ दिए, 2 का गुणा किए, 2 का स्क्वायर जोड़ दिए, 3 का गुणा किए, 3 का स्क्वायर जोड़ दिए, तो 4 का गुणा करेंगे और इसमें 4 का स्क्वायर जोड़ देंगे। तो दोस्तों देखिए 45 चौको 180 हो जाएगा और 4 चौको 16 हो जाएगा, यानी 196। यही पूछ रहा था कि यहाँ पे क्या आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 196, बी इज द राइट आंसर। अब 196 से देखना है कि 1005 एग्जाम में नहीं देखना है, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं देखना कि कैसे आया तो यही पैटर्न अपनाएंगे, यानी 196 में दोस्तों क्या करेंगे, 5 का गुणा करके 5 का स्क्वायर जोड़ देंगे, जोड़ करके गुणा करके देख लीजिएगा 1005 आ रहा है कि नहीं, और कमेंट करके बताइएगा कि आप बिल्कुल सही हमारी लॉजिक है कि नहीं। नेक्स्ट, अब इस सीरीज को समझिए, कह रहा है ए बी सी एफ जी एच के एल एम है, तो यहाँ पर कौन सा पैटर्न आएगा, देखिए ए बी सी, ध्यान दीजिए ए बी सी एफ जी एच, ठीक है, के एल एम। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देते हैं तो ए बी सी सीरियल क्रम है, ए बी सी यानी अंग्रेजी वर्णमाला के जो क्रम आते हैं वही क्रम में दिया हुआ ए बी सी। ऐसे ही देखिए ये भी एफ जी एच, ये भी सीरियल क्रम में है, क्योंकि देखिए इस तरीके से समझ लीजिए, एफ 6ठे स्थान पर, जी 7वें पे, एच 8वें पे, देखिए 6 7 8, वैसे के 11 पे, एल 12 पे, एम 13 पे, 11 12 13, ऐसे ए 1 पे, बी 2 पे, सी 3 पे, 1 2 3। तो यहाँ पे ये लॉजिक हमें नहीं ढूंढनी है, एक चीज़ सब सिर्फ पता कर लें, वो क्या चीज़ पता करनी है, ध्यान दीजिए। अगर हम पहला पैटर्न पता कर लें, जैसे ये ए से शुरू हुआ, ये एफ से शुरू हुआ, ये के से शुरू हुआ, कैसे ये एफ से शुरू हो गया, कैसे ये के से शुरू हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए मान लीजिए पहले स्थान पर था, ये 6ठे स्थान पर था, ये 11, सिर्फ इन्हीं में हमें लॉजिक ढूंढनी है, बाकी किसी में नहीं ढूंढनी है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैसे वो देखिए, जैसे मान लीजिए 1 से 6ठे स्थान पर हम फलांग लगा रहे हैं यानी कूद रहे हैं, तो क्या किया गया, 5 जोड़ करके ही तो 6ठे पे गए हैं। अब 6ठे में क्या किया गया, इसमें भी 5 जोड़ करके तो 11 पर पहुंचे हैं, यानी नेक्स्ट स्टेप के लिए इसमें हम 5 जोड़ेंगे तो 16 पे आ जाएंगे, और 16वें स्थान पर होता है पी। अब नेक्स्ट हमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं, अब सीरियल क्रम में लिखने का पी क्यू आर, काम खत्म हो गया आपका आंसर। देखिए पी क्यू आर कहाँ है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं, यहाँ पर दोस्तों मिसिंग संख्या यहाँ पर भी निकाल लिए, तो आप ध्यान दीजिए जहाँ पर मिसिंग संख्या निकालनी रहे वही ढूंढेंगे, जैसे ये और ये। अब यहाँ पर देखेंगे 3 और 8 किस लॉजिक, किस ट्रिक, किस कॉन्सेप्ट से आया हुआ है, बस वही अप्लाई कर देंगे यहाँ पर और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले चीज़ आप ध्यान देंगे कि 3 और 8 छोटे छोटी संख्याएं आए, छोटे छोटे नंबर आए। जब छोटे छोटे नंबर आए होंगे तो इनको घटाई करके कुछ किया गया होगा बाहर वाली संख्याओं को, बाहर वाली संख्याओं के हेज पर से अंदर वाले बना होगा, ये तो कन्फर्म है, लेकिन इनको घटा करके किया गया होगा, ये भी फाइनल है, क्योंकि इतना छोटा नंबर घटाने पर ही या भाग देने पर आ सकता है, भाग देने पर भी आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, पहले घटा लेते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ 8 4 12 जोड़ लेते हैं और 7 6 15, क्या हो गया, 8 4 12, 7 6 13 होगा, सॉरी 15 मैं कह रहा हूँ। तो अगर घटाएंगे तो 1 आएगा, 13 में से 12 घटाएंगे 3। इसको थोड़ा सा और इधर करते हैं, एक और काम कर लेते हैं, ऐसे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इनको जोड़ देते हैं, 8 6 14 हो जाएगा, और यहाँ पर जो तो 8 6 14 हो जाएगा, और ये 7 4 11 हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है, 3 आ गया, बिल्कुल सही बात है, 3 तो आ गया है। सेम काम यही करते हैं, पहले ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं, 12 9 21 माइनस 8 5 13, कितना हो जाएगा, 13 8 21 यानी 8 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। सेम काम यहाँ पर भी करते हैं, तो 16 और 19 आपका कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और माइनस करेंगे इनको, 14 और 11 25 हो जाएगा, यानी कि 10 लो जी आ गया आपका आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों आप लोग भी करते रहिएगा कमेंट, ठीक है, आता रहेगा जिसका आंसर। नेक्स्ट, और मिलाते रहिएगा कि आपने सही किया कि गलत। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कह रहे एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की ने कहा, कोई लड़का है उसका परिचय देते हुए कोई लड़की कह रही है कि वो जो लड़का है वो मेरे मामा के पिता की पुत्री का पुत्र है, लड़का लड़की से किस प्रकार संबंधित है। अब उसके लिए देखिए कड़ियाँ जोड़ेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं स्टेप बता रहा हूँ। ब्लड रिलेशन में अक्सर बच्चे कंफ्यूज करके आंसर गलत कर देते क्योंकि वो कड़ियाँ नहीं जोड़ पाते। तो उसका तरीका ये, मान लीजिए कि कोई क्या एक लड़के, यहाँ पर कोई लड़का है, ठीक है, इस लड़के की तरफ इशारा करते हुए या परिचय देते हुए एक लड़की है, एक लड़की है, उस लड़के की तरफ इशारा करते हुए कह रही है कि वो मेरे मामा, किसके, लड़की के मामा, लड़की कह रही कि मेरे मामा, तो लड़की के मामा हुए, लड़की के मामा के पिता, लड़की के मामा के पिता की पुत्री, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही लिखेंगे, पुत्री का पुत्र है, ये क्या है, इस पुत्री का पुत्र है। आप समझिए ये लड़का लड़की का क्या लग रहा है, यही पूछ रहा है क्या लगेगा,
तो इसके लिए इस कड़ी यही कड़ियाँ हैं जो मैंने एरो दिखा दिखा के दिखाया है, वही कड़ियाँ हैं, उसको समझिए। लड़की का मामा का पिता क्या लड़की का लगेगा? लड़की के मामा, यानी आप खुद समझ लीजिए अपने आप पर कि आपका जो मामा है उसके पिता आपके क्या लगेंगे? आप कहेंगे कि वो तो मेरे नाना लगेंगे। नाना लगेंगे कि नहीं? अब उस नाना की जो पुत्री होगी या तो आपकी माँ होगी, या तो आपकी माँ होगी, या तो आपकी मौसी होगी। दो कंडीशन होगी, एक या तो माँ होगी या तो खलवा यानी मौसी होगी। तो दोस्तों दोनों कंडीशन में जो आपकी माँ हो या खलवा, उसका पुत्र आपका क्या लगेगा? भाई तो लगेगा, उसके अलावा तो कुछ लगेगा नहीं। भाई लगेगा कि नहीं लगेगा? तो हो गया आपका आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा कि एक दिन रवि घर से निकला और दक्षिण की ओर, दिशा दूरी वाला थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। दाहिनी साइड पूरब, बाएं साइड पश्चिम, नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर। चलिए अब फटाक देना कर लेते हैं। कह रहा एक दिन रवि घर से निकला और दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाई। यहाँ पर मान लीजिए कि रवि निकला है और क्या कह रहा है? 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा नीचे साइड है, तो मैंने दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर साइकिल चलाई और दाहिने मुड़ा। क्या कह रहा है? दाहिने। देखिए दक्षिण दिशा में जब जिधर मुड़ने के लिए कहेगा आप उसके उल्टा मुड़ेंगे, यानी दाहिनी ओर मुड़ने के लिए कहेगा तो आप बाईं ओर मुड़ेंगे। कह रहा बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर साइकिल, वो दाईं ओर मुड़ने के लिए कह रहा है, लेकिन आप अपने बाईं ओर मुड़ेंगे, क्योंकि दक्षिण दिशा में क्या होता है कि आपके उल्टा हो जाता है। आपका दायां उसका बायां, आपका उसका बायां आपका दायां हो जाता है। ठीक है, तो दाहिनी ओर मुड़ने के लिए कह रहा है तो आप अपने बाईं ओर मुड़ेंगे और कह रहा है 5 किलोमीटर साइकिल चलाई। फिर उसके बाद कह रहा कि और दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर साइकिल चलाई। अब फिर कह रहा है दाएं मुड़ा, तो ये दिशा आपकी पश्चिम है। कौन सी है? पश्चिम है। अब क्या कह रहा है कि दाएं मुड़ने के लिए कह रहा है तो पश्चिम दिशा में जब दाएं मुड़ेंगे तो ऊपर जाएंगे, और कह रहा है कि 10 किलोमीटर साइकिल चलाई। ठीक, और फिर कह रहा है और बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर साइकिल चलाई। फिर बाएं मुड़ रहा है, तो बाएं अब क्या मुड़ेगा? ये उत्तर दिशा हो गई। ये जो इस पोजीशन पे ये उत्तर दिशा, उत्तर दिशा का मतलब जिधर मुड़ने के लिए कहेगा आप अपने उधर ही मुड़ेंगे, यानी दाएं मुड़ने के लिए कहेगा तो आप भी दाएं मुड़िए, बाएं मुड़ने के लिए कहेगा तो आप भी बाएं मुड़ेंगे। तो बाएं मुड़ने के लिए कहेगा तो आपने अपने बाएं मुड़ेंगे और 10 किलोमीटर कह रहा है साइकिल चलाई। ये रूल होता है दिशाओं में किस तरीके से दाएं बाएं मुड़ते हैं। उत्तर दिशा में हमेशा आपका जिधर हिस्सा रहेगा उधर ही उसका भी रहेगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि उसे अपने घर सीधे वापस जाने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी, यानी इधर वापस मुड़ करके अगर ये अपने घर जाना यहाँ चाहे तो वो कितने किलोमीटर साइकिल चलाएगा कि फिर वापस अपने घर चला जाए। तो ये तो इतनी हमें दूरी मालूम है, ये तो निकालने की ज़रूरत नहीं है 10 किलोमीटर। ये बस ये अगर निकल जाए तो मामला समाप्त। देखिए ये 10 था, ये भी 10 है, ये आमने सामने की भुजा बराबर हो गई तो एक आयत बन जाएगा। तो ये जब 5 है तो ये भुजा कितनी हो जाएगी? ऊपर वाली 5 हो जाएगी, और ये 10 ऑलरेडी है, इन दोनों को जोड़ दीजिए बस हो जाएगा। यानी 15 किलोमीटर अगर उल्टी साइड साइकिल चलाता है तो अपने घर पहुंच जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 6 व्यक्ति एक वृत्त में बैठे हुए हैं। एक वृत्त है इस तरीके से, कह रहा है कि इसमें 6 व्यक्ति हैं। वृत्त की त्रिज्याओं को हम व्यक्ति मानेंगे, जैसे ये 1 व्यक्ति हो गया, ये 2 व्यक्ति हो गए, ये 3 व्यक्ति हो गए, ये 4 व्यक्ति हो गए, ये 5 व्यक्ति हो गया और ये 6 व्यक्ति हो गया। इस तरीके से 6 व्यक्ति हैं। अब इनका दायां बायां क्या होता है? देखिए ये जो डाट मैं जिधर बना रहा हूँ वो उनका दायां है, और जिधर डाट नहीं है वो उनका बायां। ये रूल होता है सिंपल सा, और कुछ इसमें होता नहीं है। इसी में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, हालांकि कोई कंफ्यूजन वाला बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता है। बस दायां बायां समझ में आ गया, मामला समाप्त। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि जे जो है एन और ओ के बीच में है। कह रहा है कि जे जो है, जे को आप कहीं पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं, तो क्या जे जो है एन और ओ के बीच में है। क्लियर हो गई बात? जे को एन और ओ के बीच में। एक कंडीशन ये भी बन सकती है दोस्तों, देखिए एक कंडीशन आपकी ये भी बन सकती है कि ऐसा हो सकता है कि ओ इधर हो और एन इधर हो, तब भी तो जे बीच में आएगा। तो दोनों कंडीशन लेकर कि इसमें आंसर गलत नहीं होगा, कोई भी कंडीशन लेकर। वजह इसकी है इसमें दायां बायां कहीं पर भी क्वेश्चन में नहीं कह रहा है। क्वेश्चन में अगर दायां बायां कहता कि एन के दाईं ओर जे है, ओ के बाईं ओर जे है, तो आपका कुछ दूसरा बनता। लेकिन अगर आप ऐसे ही लेकर के चलते हैं क्या दिक्कत? जैसे मान लीजिए जे को यहाँ पर रख देते, ओ को यहाँ पर रख देते और एन को इधर, यानी कि उल्टी साइड करके दोनों चलते हैं। देखते हैं क्या होता है, दोनों में आंसर सही एक ही जैसा आता है कि या अलग आता है। अभी आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे कह रहे एन जो है एम के विपरीत है। एन जो है एम के विपरीत, देखिए एन यहाँ पर है तो एम इसके विपरीत यहाँ पर होगा। ऐसे ही एन यहाँ पर है तो एम इसके विपरीत यहाँ पर होगा। ठीक है, दोनों को लेकर चल रहे हैं। आगे कह रहे एल एन के किसी भी पड़ोसी सीट पर नहीं है। एल जो कह रहा है एन के पड़ोसी, यानी एन के इस साइड पड़ोसी यही जगह बची है और बाकी एक तो यहाँ बची, तो एल को हम यहाँ पर रखें, क्योंकि पहले ही कह रहा है
एल जो है एन का पड़ोसी नहीं, यानी एल को हम यहाँ पर नहीं रख सकते वरना एन का पड़ोसी हो जाएगा। सेम काम यहाँ पर भी करना है तो एल को आप यहाँ पर नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि तुरंत जो है एल इसका पड़ोसी हो जाएगा, तो हम एल को यहाँ पर रखेंगे तो एक दूर हो जाएगा। एक तो जगह बची हुई है और बंदा आपका देखिए के बचा हुआ, तो के को यहाँ पर रख दीजिए। एक तो जो जगह बची हुई है यहाँ पर कौन सी जगह बची है, ये बची है, के रख दीजिए। तो पूछ क्या रहा है कि के विपरीत कौन है, तो के यहाँ पर इसके विपरीत ओ है, ऑप्शन बी इज द राइट। इस फिगर से देखिए ओ यहाँ पर है, के विपरीत ओ है, इसमें भी ऑप्शन बी इज द राइट। मैंने क्या कहा, दोनों लेकर के चलेंगे, आंसर गलत नहीं आएगा, क्योंकि कहीं पर इधर उधर करने के लिए नहीं कहा कि दाएं है या बाएं है या इधर है या उधर है। समझ में आ गई मेरी बात ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारी चीज़ें बारीकी से समझेंगे ताकि कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन ना हो, ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया, हवाई फायरिंग कुछ नहीं करनी है। गणितीय संक्रिया क्वेश्चन है, कर यदि के का अर्थ घटाव से है, यानी इसे सीधे सीधे समझिए, के का मतलब कह रहा घटाना, एल का अर्थ द्वारा भाग देना है, यानी एल का अर्थ है भाग देना, एम का अर्थ द्वारा जोड़ना है तो एम का अर्थ जोड़ना है, डी का अर्थ से गुणा करना है, यानी डी का अर्थ गुणा करना हो तो इसका मान पूछ रहा है। देखिए जो संख्याएं दी रहेंगी, जैसे 96 है तो हम उसको लिख लेंगे, ठीक, संख्या को यूं ही लिख लेंगे। अब एल का अर्थ कह रहा है भाग देना, तो हम भाग लगाएंगे और नेक्स्ट संख्या 4 लिख लेंगे। फिर के आ गया, के का अर्थ क्या कह रहा है घटाओ, तो घटा लिखेंगे। फिर नेक्स्ट संख्या लिख लेंगे 6, और एम का अर्थ क्या कह रहा है, एम का अर्थ है जोड़ना, तो जोड़ने का निशान बनाएंगे। नेक्स्ट संख्या 11 लिख लेंगे। डी का अर्थ गुणा करना, तो गुणा बनाएंगे, ना लिख लेंगे। हो गया काम आपका तमाम। बोर्ड मास रूल लगाएंगे, ब्रैकेट है नहीं तो क्या करेंगे, चिन्हों में भाग को निपटाना है तो भाग दे दीजिए। तो 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, 4 चौको 16, माइनस यहाँ पे 6 लिख लेंगे। अब प्लस बनाएंगे, अब फिर गुणा करने के लिए कह रहा था 11 9 99 गुणा कर लेंगे। अब ये 99 और 24 जोड़ेंगे तो 123 हो जाएगा और माइनस 6 लिख लेंगे, और दोस्तों घटाएंगे तो 117 आ जाएगा, जो कि आपका लास्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट इस प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। मान लीजिए कि वर्तमान में ए की आयु ए और बी की आयु बी वर्ष है, तो 4 वर्ष कितने, 8 वर्ष पहले ए की आयु क्या होगी, 8 वर्ष पहले ए माइनस 8 रही होगी, और ऐसे बी की आयु क्या रही होगी, बी माइनस 8 रही होगी। तो वही कह रहा है कि ए की आयु बी की आयु से 4 गुनी है 8 वर्ष पहले, तो क्या है 4 गुनी का मतलब 4 से बी वाले में हम गुणा कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। एक समीकरण बन चुका है। इसका कोष्टक तोड़ देते इसी लागे ताकि आगे आपको आसानी हो। ए माइनस बी बराबर 4b माइनस 8 चौको 32। क्लियर। अब आगे कह रहा है कि 8 वर्ष बाद कह रहा है कि ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी होगी। 8 वर्ष बाद का मतलब अब आगे की बात कर रहा है, तो 8 वर्ष बाद ए की आयु ए प्लस 8 होगी, अब बी की आयु बी प्लस 8 होगी। तो कह रहा है कि ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी 8 वर्ष बाद। अब क्या करते हैं, इसका भी वही काम करते हैं, यानी ए प्लस 8 कोष्टक तोड़ देते हैं, 2b प्लस 8 दूना के 16। अब एक समीकरण मान लीजिए पहला समीकरण था, ये दूसरा था, इन दोनों को क्या करते हैं आपस में घटा देते हैं एक ही पास रख करके, यानी ए प्लस ये 8 है, बी नहीं है सॉरी, ए प्लस 8 बराबर 2b प्लस 16, ये दूसरा वाला समीकरण है। ठीक है, घटा देते हैं। चलिए ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये ए से एक कट जाएगा और ये माइनस है दोनों, तो दोनों जुड़ जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा और बराबर यहाँ पे -2 4b में से -2b कम होगा तो ये 2b हो जाएगा, और ये भी माइनस माइनस है तो ये दोनों भी क्या होंगे आपस में जुड़ जाएंगे, तो -16 48 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको 48 को इधर लाएंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 16 घट जाएगा तो 32 बचेगा, ये होगा 2b के, यानी b बराबर क्या होगा 32 बटे में 2 इक्वल्स टू 16 हो जाएगा। b का मान 16 आ गया, तो a का मान क्या होगा फटाफट बताइए। a की वर्तमान आयु निकल गई है, तो यहीं पे किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, इसी समीकरण में भी रख दीजिए। तो a प्लस 8 बराबर b का मान 16 है, तो 16 दूना के 32, यहाँ पे देखिए 2 था गुणे में तो b की जगह रखेंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा प्लस 16, यानी कि ये क्या हो जाएगा 32 और 16 48 हो जाएगा। ठीक, ये a प्लस 8 बराबर आया है, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा 40 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये 8 इधर आएगा तो 48 में से 8 घट जाएगा तो a बराबर 40, यानी a की वैल्यू 40 आ गई, b की वैल्यू 16 आ गई, यानी 40 और 16 दोनों की आयु आ चुकी है। तो देखिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 40 और 16। समझ में आ गया, थोड़ा सा कैलकुलेशन में बड़ा हो गया लेकिन बहुत सिंपल तरीका मैंने बताया। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। घड़ी वाला क्वेश्चन है, करे 11:05 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। 11:05, जैसे यहाँ पर 11 है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे आएंगे तो 1 आ जाएगा,
तो यहाँ पर क्या होगा, ये घंटे वाली सुई सपोज कीजिए है और ये मिनट वाली सुई है। तो 11:05 हो रहा है, तो यही कोड पूछ रहा है कि क्या होगा। पहले इसका तरीका समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक घड़ी है, घंटे वाली सुई यहाँ पर है, तो पूरा एक चक्कर लगाएगी घंटे वाली सुई, तो कितने घंटे का सफर तय करेगी? आप कहेंगे 12 घंटे में घंटे वाली सुई एक पूरा चक्कर लगा लेती है। कितने घंटे में? 12 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाएगी कि नहीं? घंटे वाली सुई 12 घंटे में चक्कर लगाएगी। क्लियर है इतनी बात? कितनी डिग्री का कोण बनता है एक चक्कर में? आप कहेंगे 360 डिग्री का। 12 घंटा घूमेगी घंटे वाली सुई तो 360 डिग्री का कोण बनाएगी, क्योंकि एक पूरा चक्कर लगाएगी और एक पूरे चक्कर में आप जानते हैं कि 360 डिग्री का कोण बनता है। चलिए ठीक है। अब यहीं से एक घंटे में देखेंगे कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 360 बटे में 12 आ जाएगा, ये 12 गुणे में बाटे में आ जाएगा, तो ये 30 डिग्री का कोण। एक घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो यही मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए। एक घंटा बराबर कितना होता है? 60 मिनट। और यही बराबर हमारा आया 30 के। एक मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 30 बटे में 60 बराबर 1/2 डिग्री। यानी इससे ये पता चल गया कि एक मिनट में मिनट वाली सुई 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन में। देखिए, अब ये जो घड़ी की सुई है, जैसे 12 पर आई होगी और उसके बाद 1 पर आई होगी, यानी कि मिनट और घंटे की सुई में 11:05 हो रहा है। मिनट और घंटे के बीच में कितने घंटे का फर्क है? आप कहेंगे एक खाना ये एक खाना ये, यानी 2 घंटा हो रहा है। 11, 12, 1, 2 घंटे का फर्क है कि नहीं मिनट और घंटे वाली सुई में? तो एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये 2 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनेगा? आप कहेंगे कि 60 डिग्री का। तो क्या ये सही हो जाएगा? 60 डिग्री आंसर हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जब मिनट वाली सुई 5 पर जाएगी तो घंटे वाली सुई जो होगी थोड़ा सा अंदर की तरफ घुसेगी कि नहीं घुसेगी? 11 मान लीजिए बज रहा है और ये 11 बज रहा है, ये 12 पर सुई है। लेकिन जो ही ये मिनट वाली सुई 5 पर जाएगी, ये घंटे वाली सुई थोड़ा सा आगे घुसकेगी, थोड़ा सा आगे घुसकेगी, तो वो एंगल कम हो जाएगा। वो कितना एंगल कम होगा 60 में से, वही हमें निकालना है। तो वो कम होगा 5 मिनट का एंगल। कितने का? 5 मिनट का। जो 5 मिनट हमने, तो 1 मिनट में दोस्तों 1/2 डिग्री का कोण बनता है, तो 5 मिनट में 1/2 में 5 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि 11:05 कर रहा है। जो मिनट दिया रहेगा 11 का तो हमने निकाल दिया 60 डिग्री का, जो ये 5 मिनट दिया हुआ है वही दोस्तों मेन मैटर खड़ा करता है। तो यहाँ पर काट दीजिए, तो कितनी बार जाएगा? 2.5 बार जाएगा, यानी कि 60 में से यही 2.5 डिग्री हम घटा देंगे, यानी कि 57.5 डिग्री। ये लास्ट आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डाइट का क्वेश्चन कह रहा है नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, ये वाले। कह रहा है जब दिल की शक्ल सबसे ऊपर होगी तो सबसे नीचे क्या होगा? दिल के विपरीत पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें देखना है दिल के अलावा कौन सा ऐसा उसमें फिगर है जो कि दोनों में है। आप कहेंगे कि ये स्टार ऐसा है जो दोनों में है, तो हम उस जो कॉमन वाला रहेगा वहीं से क्लॉकवाइज इस तरीके से घुमा देंगे। क्या करेंगे? क्लॉकवाइज घुमा देंगे। पहले देखिए स्टार था, स्टार के बाद जब क्लॉकवाइज घुमाया तो सर्किल पे आया। पहले वाले फिगर को देखिए, फर्स्ट नंबर वाले को, ठीक। और उसके बाद व्हाइट कलर का जो ईंट बना हुआ है उस पर आ गए। ऐसे ही आप लिख देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी स्टार से घुमाएंगे, तो स्टार से हमने घुमाया और ब्लैक कलर का जो ईंट था, कौन? ब्लैक कलर का जो ईंट था उस पर आ गए, और उसके बाद लास्ट में घूम करके हार्ट पे आ रहे हैं, तो हार्ट आप लिख दीजिए। अब इस तरीके से हम इसका सर्किल जोड़ा बना लेंगे। अब देखिए जो कॉमन वाला उसको कैंसिल कीजिए, उससे मतलब नहीं है। किसके विपरीत पूछ रहा है? हार्ट के विपरीत पूछ रहा है, तो व्हाइट वाला ईंट आ रहा है हार्ट, जो जिसके अंतर आएगा वही उसके विपरीत होगा। जैसे सर्किल के पूछता तो ब्लैक ईंट लेते, या ब्लैक ईंट के पूछता तो सर्किल लेते। ऐसे ही व्हाइट ईंट के पूछ रहा है तो हार्ट लेंगे, या हार्ट पूछता तो व्हाइट लेते। तो व्हाइट ईंट कहाँ है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ में आ गई मेरी बात? नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है जिस तरीके से इस फिगर का संबंध इससे है वैसे इस फिगर का संबंध का किससे होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो ये फिगर था इसमें त्रिभुज, चतुर्भुज और सर्किल है। इस वाले फिगर में भी सेम जो है सर्किल, त्रिभुज, चतुर्भुज है, लेकिन उनकी पोजीशन को बदल दिया गया। उनकी स्थितियां जो है क्या किया? बदल दिया है। किया है वो ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूँ क्या किया। देखिए जो सर्किल था उसको बड़ा ले लिया, जो सर्किल था उसको बड़ा ले लिया, उसके बाद इस त्रिभुज को लिया है, ठीक है, इस सर्किल के अंदर, और इस त्रिभुज में ये बीच वाला जो फिगर था उसके ऊपर डाल दिया। सेम काम इसमें भी वही करना है। जो तीसरे नंबर वाला है उसको हम बड़ा बनाएंगे इस तरीके से। क्या करेंगे? हम बड़ा बनाएंगे यूं, ठीक है, ये त्रिभुज बन गया। अब उसके बाद इसने त्रिभुज वाले को नीचे रखा है, यानी पहले वाले को, तो इसमें भी हम चतुर्भुज वाले को नीचे ऐसे रखेंगे, और उसके बाद बीच वाले को इस पहले वाले के ऊपर रख दिया। तो इसमें बीच वाला सर्किल है तो सर्किल को हम यहाँ पर रख देंगे। अब देखिए इस टाइप का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बन रहा है। बस इतना ही समझना रहता है। इन दोनों में जैसे नंबर एनालॉजी, शब्द एनालॉजी का क्वेश्चन करते हैं,
जो है लेफ्ट साइड वाले में लॉजिक ढूंढ करके राइट साइड वाले में अप्लाई कर देते हैं। बस यही काम इस फिगर वाले में भी करना है और कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, नंबर एनोलॉजी का क्वेश्चन कह रहे हैं 54 का संबंध जैसे 20 से वैसे 67 का संबंध यहाँ पे किससे होगा। तो 54 में से दोस्तों क्या घटाइए, आप कहेंगे कि 34 घटा देते हैं तो 20 आ जाएगा, चलिए ठीक है। ऐसे 67 में से क्या घटाएं, यही 34 ही घटाएंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 3 और 3 33 आ जाएगा। तो ये तो कहीं से ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो ये लॉजिक नहीं लगेगी। तो दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। देखिए 54 में अगर हम 5 और 4 को अलग अलग करके गुणा करें अंकों को तो 5 को 20 आ जाएगा। ऐसे 67 में दोस्तों अगर 6 और 7 का आपस में गुणा कर दे तो 7 6 का 42 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वेन डायग्राम का क्वेश्चन। वेन डायग्राम के क्वेश्चन में आप जानते हैं कि बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसमें करना क्या रहता है, जो नाम दिया रहता है उसमें रिलेशन निकालना है और उस हिसाब से डायग्राम को डेवलप कर देना है। जैसे कंप्यूटर है, कीबोर्ड है, माउस है, 3 नाम है ना, तो 3 तो हम सर्किल ले लेंगे, 3 तो क्या करेंगे ऐसे सर्किल ले लेंगे। एक का कंप्यूटर नाम दे देंगे C, एक का कीबोर्ड K और एक का माउस M। इस तरीके से हमने नाम दे दिया। अब जो कंप्यूटर है वो कीबोर्ड और माउस किस तरीके से रिलेशन बना रहा है, जैसे कंप्यूटर होता है कीबोर्ड और माउस की हेल्प से बनता है, यानी कि कंप्यूटर में कीबोर्ड और माउस का भी यूज़ होता है। यानी कि ये दोनों के दोनों कीबोर्ड और माउस ये क्या है, एक कंप्यूटर डिवाइस है। ठीक है, कंप्यूटर डिवाइस है, इतना तो पता है। लेकिन कीबोर्ड का काम अलग है, माउस का काम अलग है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि माउस अलग है, आकृति में भी अलग है और उसका काम भी अलग है, और कीबोर्ड का अलग काम है, इसका भी आकार आकृति अलग है। तो ये दोनों तो होती हैं कंप्यूटर डिवाइस। क्या होती हैं? कंप्यूटर की डिवाइस। तो ये दोनों कंप्यूटर के अंतर्गत इस तरीके से आ जाएंगे। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे इसे शानदार धमाकेदार टिप के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।